everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi. I'm your UGC NET home science tutor. So today we are going to discuss about food standards. So जब भी हम फूड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो व्हाट आर द फूड स्टैंडर्ड्स। तो जब भी हम किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल आपका फूड जब तक कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो जितनी भी इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल starting from the raw material till पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन और जो भी कंज्यूमर तक फूड पहुंच रहा है, तो इसमें भी जो जो हम प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट शुड बी अंडर द फूड स्टैंडर्ड्स। तो हमें क्या करना है, जब भी हम फूड बना रहे हैं तो उसमें हमें हमेशा फूड अपनी अंडर लिमिट्स बनाना है। ऐसा नहीं करना कि अगर आपके पास आपने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डाल दिया जो कि फूड को हार्म करे, और इंटेंशनली हमें कुछ भी ऐड उसमें नहीं करना। तो जब भी हम फूड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशन एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट द मटेरियल एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फूड आर डीम्ड फॉर फिट कंजप्शन एंड मीट मिनिमम स्पेसिफिक फॉर अ क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो जब भी हम फूड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो फूड स्टैंडर्ड्स होता है कि जो भी आपके पास गाइडलाइंस और जो भी स्पेसिफिकेशन आपको स्टैंडर्ड्स में दी हुई है, उतने ही अमाउंट में हमें क्या करना है, उनको यूज़ करना है, ताकि जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो फूड सेफ हो। अगर सेफ नहीं होगा, अगर उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। सो वी हैव टू आपको क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू सी ऑल द फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ फूड। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अप्लाई हो सकते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, कौन सी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, तो ये सारा होता है ये सारा आपका आता है फूड स्टैंडर्ड्स के अंदर। फूड स्टैंडर्ड क्या करता है, इट ऑल्सो इंश्योर सैनिटरी रिक्वायरमेंट। मतलब जब भी आप फूड बना रहे हो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो दैट शुड बी अंडर हाइजीन कंडीशन और इन अ गुड कंडीशन। अदरवाइज क्या होगा, वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जब भी हम फूड बना रहे हैं, किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब भी अगर सैनिटेशन अच्छा होगा, हाइजीनिक कंडीशन होगी, तो फूड क्या है, अच्छा कुक होगा और फूड की क्वालिटी एंड सेफ्टी भी इंक्रीज होगी। तो मेनली जितने भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, दैट इज to ensure the food safety in a food manufacturing unit। तो फूड स्टैंडर्ड ऑल्सो गवर्न्स फूड क्वालिटी। जब भी हम फूड स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम हाइजीनिक कंडीशन में तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, फूड की क्वालिटी भी मॉनिटरिंग करते हैं कि फूड की क्वालिटी किस तरह से खाना जो है वो बन रहा है। अगर फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फूड स्पॉइल हो जाएगा, फूड कंटामिनेट हो जाएगा। सो ISO जो है इंटरनेशनल कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई है जो आपकी स्टैंडर्ड्स को सारा फॉलो करती है, ताकि फूड सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे और फूड की क्वालिटी, सिक्योरिटी, और जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो फूड को, तो उस केस में भी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये सब आता है फूड स्टैंडर्ड्स के अंदर। नाउ फर्स्ट जो आपके फूड स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है विच दैट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और CAC, ये आई थी आपकी 1962 में। तो ये है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि आई थी 1962 में। इसने क्या किए थे, जितने भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इसने क्या बनाए थे, ये आपका इंटरनेशनल चलता है ये वाला स्टैंडर्ड। तो इस केस में क्या है, जो भी आपके पास जितने भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं, कि जो भी आपका ट्रेड हो रहा है, फूड का एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो ये सब आपका अंडर स्टैंडर्ड्स होता है। जो भी स्टैंडर्ड्स में गाइडलाइंस दी हुई है वो सभी आपको फॉलो करते हुए अपना ट्रेड वहाँ पर करना होता है, चाहे आप वहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेड कर रहे हो या फूड एंड मीट का कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। तो जो भी CAC है विच इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने उसने ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक फूड कोड दिया था। फूड कोड का मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली अडॉप्टेड फूड स्टैंडर्ड। फूड कोड एक डॉक्यूमेंट बना के दिया जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स हैं
आपके इंटरनेशनली जो अडॉप्ट करे हुए स्टैंडर्ड्स उन सब का एक डॉक्यूमेंट है एक फूड कोड के अंदर, कि जो भी गाइडलाइंस उसमें दी हुई है, जो भी प्रैक्टिसेस दी हुई है, उन सबको क्या करना है, फॉलो करना है इन अ फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये था आपका फर्स्ट CAC विच इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था, स्टैंडर्ड्स थे, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस थे कि कौन कौन से आपको फॉलो करने हैं कोड्स, गाइडलाइंस थी किस तरह से आपको अपना फूड प्रिपेयर करना है। तो ये सारा काम था कोडेक्स का। इंडिया में कोडेक्स को नेशनल कोडेक्स कंट्रोल पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद जो ये कोडेक्स है ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनली जो भी आपकी फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है इन अ फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें सारे स्टैंडर्ड, सारी गाइडलाइंस, सारे इम्प्लीमेंटेशंस फॉलो करे जाए टू इंश्योर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज ये जो आपका कोडेक्स है ये मेनली 3 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड आता है कॉमोडिटीज स्टैंडर्ड। इसमें आपके जनरली सारे कॉमोडिटी इंक्लूड होती है, ये मेनली वर्टिकली काम करता है, मींस उसमें कौन कौन से फूड इंक्लूड होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फैट, ऑयल, मिनरल वाटर, कोकोआ प्रोडक्ट, फिशरी प्रोडक्ट, शुगर, मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल्स, मिल्क, ये सब आता है कॉमोडिटी स्टैंडर्ड्स में। जो सेकंड कमेटी थी इसकी, दैट इज जनरल सब्जेक्ट कमेटी। फर्स्ट कौन सी थी आपकी कॉमोडिटी स्टैंडर्ड्स की, सेकंड इज जनरल सब्जेक्ट कॉमोडिटी। इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टली वर्क करती है, हॉरिजॉन्टली ये वाला वर्टिकली करती है, सेकंड जो है जनरल सब्जेक्ट उसमें है हॉरिजॉन्टली ये वर्क करती है। इसके अंदर मेनली ड्रग रेसिड्यूज आते हैं, फूड एडिटिव्स आते हैं, कंटेमिनेंट्स आते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज आते हैं, लेबलिंग आता है, इंस्पेक्शन आता है, सर्टिफिकेशन आता है। मतलब इसमें आपके जो भी जनरल आपकी कमोडिटीज हैं वो सारी इंक्लूड होती है। मेनली ये एग्रीकल्चर में यूज होती है, पेस्टिसाइड्स हो गया, ड्रग रेसिड्यूज, फूड एडिटिव्स, फूड में यूज जो होते हैं एडिटिव्स जिनको हम इंटेंशनली ऐड नहीं करते, तो ये सब चीज इंटेंशनली मतलब इंटेंशनली तो कंटामिनेंट्स हो जाता है जिसको हम इंटेंशनली ऐड नहीं करते, बट वो फूड में जनरेट हो जाते हैं एडिटिव्स जो हम फूड में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है इसमें आपकी 6 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज आती है, जो कि अफ्रीका बेस्ड है, एशिया बेस्ड है, यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड नियर ईस्ट। तो ये मेनली कोडेक्स की 3 ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट जिसमें आपके जनरल स्टैंडर्ड्स, कॉमोडिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं सारे फूड प्रोडक्ट वाले, सेकंड जो होता है उसमें जनरल सब्जेक्ट कॉमोडिटीज आती है, और थर्ड में सारी कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज इंक्लूड होती है। तो कोडेक्स क्या है, इट हैज प्रोवाइडेड द नेशन विद गाइड ऑफ फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपको इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कोडेक्स में, जैसे मान लो आपको एग्रीकल्चर का कोई भी एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, उसमें क्या है कि आपको ये क्रॉप किस तरह से लगानी है, किस तरह से इसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, किस तरह से आप उसमें पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, उसको आपको क्या करना है, ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या करना है, किसी भी आप फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लो, चाहे आप आपकी एग्रीकल्चर यूनिट ले लो, उसमें क्या करना है, ये सभी को स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो कोडेक्स में बताया हुआ है कि पेस्टिसाइड्स को कैसे यूज करना है, जो भी कमोडिटीज दी हुई है उनको कैसे यूज करना है अंडर स्टैंडर्ड्स। हाइजीन कंडीशन में हाइजीन कोड्स दिए होते हैं जो ये बताता है कि जो भी आप काम कर रहे हो दैट शुड बी इन हाइजीनिक कंडीशन। उसके बाद ये सभी था कोडेक्स, जो कि आपका एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटरनेशनली वर्क करती है। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज ISO, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये मेनली क्या करती है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, जितने भी आपके फूड कमोडिटीज है उसके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। तो ISO इज अ वर्ल्ड वाइड, ये भी कोडेक्स की तरह क्या है, वर्ल्ड वाइड है, नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन है। तो ये क्या है आपका ISO। अब ISO क्या करता है, जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, जितने भी आपके इंटरनेशनली स्टैंडर्ड डेवलप हो रहे हैं और जो ट्रेड हो रहा है उसको इंश्योर करता है कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है या फिर जो भी लॉज बने हुए हैं उनके अंडर काम कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, उनकी स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या फिर उनसे ज़्यादा आपका एक्सीड कर रही है किसी भी चीज़ की लिमिट। तो इसमें क्या है, जब भी ISO जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड टू डेवलप द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इन द स्फीयर ऑफ इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं ISO ने। जैसे आपके पास ISO 9000 है जो कि किसके साथ डील करता है,
क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ डील करता है। एक और है आपका यहाँ पे ISO 22000 which deals with the food safety and management system। तो ये सभी आपके ISO ने स्टैंडर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इंक्लूड है, एक पूरी स्टैंडर्ड्स की भी कॉपी है जिसमें क्या है आपके ISO ने यहाँ पे सारे तरह के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे 9000 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट करता है, कुछ इन्वायरमेंटल आपके स्टैंडर्ड्स आए हुए हैं, कुछ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है जिनके अंडर हमें क्या करना पड़ता है, इन प्रैक्टिसेस इनको कोड्स को, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है। तो थर्ड आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फंक्शंस है कुछ ISO के, फूड स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद जब फूड स्टैंडर्ड बनाएंगे तो इसमें साइंटिफिक नॉलेज भी शेयर होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, गुड्स का एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं, अगर स्टैंडर्ड्स के अंडर काम हो रहा है तो फूड की क्वालिटी अच्छी होगी, फूड सेफ रहेगा, रिलायबल रहेगा एंड एफिशिएंट रहेगा। तो ये सभी फंक्शंस है ISO के। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज FSSA 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो कि 2006 में आया था। जो ये वाला एक्ट आया था वो किस लिए आया था कि आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी आपने फूड स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, उनके जितनी भी गाइडलाइंस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, जो भी आप फूड सेफ्टी मेजर्स वहाँ यूज़ कर रहे हो, वो सारे गाइडलाइंस फॉलो हो रही है या फिर नहीं। तो FSSA एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था, वो आया था 23 अगस्त 2006, और इसमें आपका ये मेंशन किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 नंबर 34 ऑफ द 2006, ये डॉक्यूमेंट था जिसमें ये आपका पब्लिश किया गया था। तो इसमें जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसमें क्या करना है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, फूड को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सब में जितनी भी प्रैक्टिसेस है कि यहाँ पर जो फूड है इट इज सेफ फॉर कंजप्शन, कि वो फूड जो है इन सारे प्रोसेस में सेफ हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, और जितने भी फूड सेफ्टी फैक्टर्स हैं वो सारे मेंटेन रहे ताकि फूड स्पॉइलेज ना हो, फूड कंटामिनेट ना हो, और उसकी शेल्फ लाइफ भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जो कि कस्टमर के लिए सेफ हो। तो इसके बाद क्या है, ये FSSA एक्ट इसलिए आया था ताकि टू इंश्योर द फूड सेफ्टी फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सो इसमें क्या है, आगे नेक्स्ट आता है FSSAI। जो FSSAI है वो आया था, उसके बाद FSSA एक्ट पहले आया, उसके बाद एक इन्होंने अथॉरिटी आपने सेटअप कर दी जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो सेटअप हुई थी वो सेटअप हुई थी 2008 में, 2006 में, 2006 में क्या आया था, एक्ट आया था, सेटअप हुआ था 2008 में, बट जो इसको ऑपरेशनलाइज्ड किया था वो किया था 2011 में। तो इसको या तो ऑपरेशनलाइज्ड लिखो या फिर फंक्शनल लिखो। तो यहाँ पर जो एक्ट आया था वो 2006 में आया था, 8 में उसको सेटअप किया गया था और 2011 में उसको फंक्शनल माना गया था, या फिर वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद जो भी इसके रीजनल ऑफिस है वो दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड कोचीन, इसमें सारे क्या है FSSAI के हेडक्वार्टर्स है। FSSAI क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फूड सेफ्टी इन आर कंट्री, की जो फूड है वो सेफली पैक किया जा रहा है, अच्छे से बन रहा है। अब जब भी हमने कोई भी फूड प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो उसके पीछे एक लोगो रहता है FSSAI का। जब तक FSSAI उस फूड प्रोडक्ट को पास नहीं कर देता तब तक वो फूड मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकता या फिर मार्केट में नहीं आ सकता। तो बहुत सभी आपने जितने भी फूड प्रोडक्ट देखे होंगे सब पे वो FSSAI का लोगो आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है दैट इज फूड इज सेफ टू कंज्यूम, मतलब वो फूड क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये है FSSAI जिसने क्या दिया था, स्टैंडर्ड्स दिए थे जो कि फूड सेफ्टी के लिए थे। तो ये आया था 2006 में, 2008 में सेटअप हुआ था एंड 2011 में इसको फंक्शनल किया गया था।
ये सारे कुछ फंक्शन है FSSAI के। जो फर्स्ट फंक्शन है विच इज सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। इसने क्या किया था, FSSAI ने कुछ गाइडलाइंस और कुछ रूल्स बनाए थे कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग जितने भी यूनिट है, उन सब में क्या है आपका हाइजीन और फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी मेंटेन रहे। तो फर्स्ट फंक्शन इज सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। सेकेंड जो फंक्शन था विच इज ग्रांटिंग लाइसेंस। तो फूड सेफ्टी FSSAI क्या करता है, एक लाइसेंस देता है। जो भी जिस जैसे मान लो आपको कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, फूड बिजनेस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि जो आप अपना उसमें खाना जो बना रहे हो, जो फूड आप बना रहे हो, वो क्या हो, इट इज गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इट इज सेफ टू कंज्यूम। सो थर्ड फंक्शन इज टेस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड। तो इस जब भी FSSAI क्या करता है कि जो भी खाना बना रहे हो, जो भी आपका फूड कुक हो रहा है, वो अंडर स्टैंडर्ड्स हो रहा है या फिर नहीं, उसमें हाइजीन प्रैक्टिसेस और फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं। तो थर्ड फंक्शन इज टेस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द फूड। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलर ऑडिट्स। तो इसमें क्या है, जो FSSAI है वो क्या करता है, रेगुलर ऑडिट्स या फिर आप इसको इंस्पेक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं, FSOs होते हैं, वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विजिट करते रहते हैं, ऑडिट करते रहते हैं, फूड की इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि फूड जो है वो अंडर सेफ्टी बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको इसका मेन फंक्शन हर जगह पर यही है कि फूड सेफ्टी क्वालिटी को मेंटेन करना है और अंडर हाइजीन प्रैक्टिसेस आपको फूड को बनाना है, ताकि फूड की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। सो फोर्थ फंक्शन इज स्प्रेडिंग फूड सेफ्टी अवेयरनेस। FSSAI क्या करता है, इट ऑल्सो स्प्रेड अबाउट फूड सेफ्टी, कि फूड जो है वो जो कुक हो रहा है दैट शुड बी इन अंडर सेफ एंड हाइजीनिक कंडीशन, की सेफ या फिर हाइजीनिक कंडीशन में वो फूड कुक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। नेक्स्ट फंक्शन है इट मेंटेन्स रिकॉर्ड एंड डाटा। FSSAI ऑल्सो रिकॉर्ड द मेंटेन एंड डाटा, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सबका डाटा और रिकॉर्ड करता है, और उनको जितने भी डाटा है, और अगर आपका मान लो कोई भी किसी को भी फूड लाइसेंस लेना है, अगर उस केस में जो स्टैंडर्ड्स है वो मीट नहीं हो रहे हैं और कोई भी वॉयलेट कर रहा है, उनको कोई वॉयलेशन हो रहा है किसी भी एक्ट में, तो FSSAI क्या करता है, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट इज कीपिंग द गवर्नमेंट अपडेटेड। फूड सेफ्टी क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी अपडेट करता रहता है, टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड्स बनाता रहता है कि फूड जो क्वालिटी है वो फूड सेफ्टी मेंटेन रहे। सो दीज आर द सम लिस्ट ऑफ बैन इम्पोज्ड बाय FSSAI। कुछ ये बैन्स हैं जो कि FSSAI ने दिए हुए हैं, जैसे प्लास्टिक पर बैन है, जैसे बैन ऑन प्लास्टिक एंड न्यूज़पेपर इन अ फूड पैकेजिंग। जब भी हम फूड को पैक करते हैं उस पे प्लास्टिक और न्यूज़पेपर बैन है। स्टेपलर पिन्स जो आती थी आपकी ग्रीन टी वगैरह में या फिर टी बैग्स में जो स्टेपलर पिन आती थी, उनको भी बैन कर दिया है। जनरली आपने देखा होगा आजकल उसमें पिन्स की जगह, स्टेपलर पिन्स की जगह थ्रेड आने लग गया, क्योंकि वो FSSAI ने पिन्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया। नेक्स्ट है कार्बाइड, जो आर्टिफिशियल आपके राइपनिंग के लिए यूज होता था केमिकल, उसको भी बैन कर दिया गया है। जो सिल्वर लीफ होता था इंडियन डेजर्ट्स में, मिठाइयों पे जो सिल्वर कलर का लीफ लगा रहता था, वो भी FSSAI ने बैन कर दिया है। टोलिन जो है वो भी बैन कर दिया है। जब भी हम फूड पैकेजेस पे प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें टोलिन ऐड करते हैं, दिस इज अ केमिकल, तो इसलिए इसको भी, टोलिन को भी बैन कर दिया गया है। हेल्थ सप्लीमेंट्स को भी बैन कर दिया गया है कि वो मेडिसिन की तरह यूज ना हो। तो ये जो नेक्स्ट वाला एक्ट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है ये आया था 1954 में। इस एक्ट के अंडर क्या था, ये नाम से ही पता चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, जो भी फूड एडल्ट्रेशन हो रही है उसको खत्म किया जाए। तो इस एक्ट ने क्या दिया था कि जो भी फूड आपका बन रहा है दैट शुड बी फ्री ऑफ एडल्ट्रेशन और कंटेमिनेंट, ताकि फूड ताकि जो कंज्यूमर है उनकी हेल्थ क्या रहे, मेंटेन रहे। अगर कोई अडल्ट्रेटेड या कंटामिनेट फूड खाएगा तो उसके बॉडी में क्या होगा, इलनेस कॉज करेगा, बीमार पड़ जाएगा। हमने बहुत सारे कंटामिनेंट्स के फंक्शन भी पढ़े थे, क्योंकि कुछ टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे थे, जो कि टॉक्सिन बॉडी में जाके क्या करता है, बहुत सारे सिम्टम्स शो करता है, जनरली
कई बार काफ़ी बार किसी केस में डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए ये एक्ट आया कि जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन या फिर अडल्ट्रेशन ना हो। तो इसमें उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए ताकि जो आपकी फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उस सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे और किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन ना हो फूड के अंदर और किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, ताकि फूड की अगेन क्वालिटी क्या है, मेंटेन रहे। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, क्यों आया था पीएफए, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम पॉइजनस एंड हार्मफुल फूड। अगर कंटामिनेंट्स और आपके अडल्ट्रेशन हो जाएगा फूड में तो इलनेस कोज होएगी, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया। उसके बाद जो भी आपके पास ऐसे अडल्ट्रेटेड फूड्स मार्केट में काफ़ी बारी आ रहे हैं उनको सबको बैन किया गया। इस एक्ट ने क्या करा, यहाँ पर जो भी सेल हो रही है सब स्टैंडर्ड फूड की उनको प्रिवेंट करना। उसके बाद जो भी फ्रॉड आपका करते हैं प्रैक्टिसेस उसको सबको प्रिवेंट करना। तो ये है फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन विच केम इन 1954, ताकि जो भी कंटामिनेशन है अडल्ट्रेशन है वो फूड में ना हो। तो ये यहाँ पर कुछ फूड अडल्ट्रेंट्स हैं जो कि काफ़ी बारी यहाँ पर होते हैं। जैसे आपके बेवरेजेस में क्या है, काफ़ी बारी कलर्स ऐड होते हैं, सैकरिन ऐड होता है, लेड, आर्सेनिक, कॉपर, ये सारा क्या है, अडल्ट्रेशन है। बेकिंग पाउडर में जनरली किसके साथ अडल्ट्रेटेड किया जाता है, सिट्रिक एसिड के साथ। स्टार्ची फूड को हम अरारोट, सैंड, डर्ट, इन सब में काफ़ी बार स्टार्च जो है वो इन सब चीज़ों से कंटामिनेट हो जाता है। स्पाइसेस में क्या क्या ऐड होता है एज अडल्ट्रेशन, सैंड, ग्रीट, लैड क्रोमेट, हल्दी में लैड क्रोमेट होता है इसलिए वो इतनी येलो होती है। कॉफ़ी में जो होता है वो हस्क, टेमरिक हस्क, सैंड, ग्रीट, ये सभी अडल्ट्रेटेड फूड है। मिल्क में जनरली हम स्टार्च ऐड करते हैं एज अडल्ट्रेशन, वाटर ऐड कर देते हैं, देखा ही होगा वैसे मिल्क में पानी मिलाना ऑल्सो अडल्ट्रेशन। तो ये सारा क्या है, अडल्ट्रेशन का टेबल है। वनस्पति में एनिमल फैट यूज होता है। उसके बाद मस्टर्ड सीड में आर्जिमोन सीड, ये हमने पढ़ा था, जिससे क्या हो रहा था, ड्रॉपसी हो जाती है, क्योंकि जो आर्जिमोन सीड है वो बिल्कुल मस्टर्ड के जैसा दिखता है। तो जब भी मस्टर्ड को हार्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी बारी उसमें आर्जिमोन सीड भी आ जाता है मस्टर्ड के साथ, जो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ऑयल में काफ़ी बारी कार्सोजिनो मिनरल ऑयल ऐड कर देते हैं, आर्जिमोन ऑयल ऐड कर देते हैं। दाल में काफ़ी बारी यहाँ पे कोर तार डाइज ऐड कर देते हैं। जैसे केसरी दाल था उसमें क्या था, लथाइरिज्म सटाइविस हो रहा था, क्योंकि उसमें एक आपका जो अनयूजुअल अमीनो एसिड था जिसका नाम था BOAA, बीटा ऑक्सैलिल अमीनो एलानिन। ये वाला जो अमीनो एसिड था उसकी वजह से क्या हो रहा था, लथाइरिज्म कोज हो रहा था। तो ये सारे जनरली कुछ अडल्ट्रेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट जो आपकी कंपल्सरी नेशनल लेजिस्लेशन है, दैट फर्स्ट जो है उसमें आता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये नाम से ही पता चल रहा है। मेनली ये किसको इंश्योर करता है कि जितने भी फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो रही है वो क्या हो, दैट शुड बी अंडर फूड हाइजीनिक कंडीशन, गुड हाइजीनिक कंडीशन एंड इट इज सेफ फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। तो ये एक्ट आया था 1955 में। जनरली मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एक्ट किस ईयर में आया था। तो FPO आया था 1955 में। इसका जो सर्टिफिकेशन मार्क है वो आपने देखा होगा, आता है, मैंडेटरी है। तो आपने आप लोग जब भी फ्रूट बेवरेजेस, जैम्स, स्क्वैशेस, पिकल्स ये सब लेते तो उस पर एक FPO का मार्क होता है। मार्क का मतलब क्या होता है, वो अंडर मतलब वो सर्टिफिकेशन है और इट इज सेफ टू कंज्यूम। तो ये आता है FPO। FPO के फंक्शंस क्या होते हैं, इट इंश्योर द सैनिटरी एंड हाइजीनिक कंडीशन। जो हाइजीनिक कंडीशन में फूड कुक हो रहा है, फ्रूट वेजिटेबल्स जो कुक हो रही है, दैट शुड बी अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो वाटर यूज हो रहा है, प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड्स, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हो वो सभी क्या रहे, यहाँ पर मेंटेन रहे और इसमें फूड सेफ्टी बनी रहे। सो नेक्स्ट आया था मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, जो कि 1973 में आया था। अब मीट जो है वो पेरिशेबल है नेचर में। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनमें जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो आपने मीट के केस में देखा होगा, मीट क्या है, हाईली पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए मीट को हमेशा हाइजीनिक कंडीशन में कुक करना चाहिए।
तो जब भी ये वाला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, इसने क्या बताया कि जितने भी सेल हो रहा है मीट पे, जितनी भी लाइसेंसिंग हो रही है मीट प्रोडक्ट पे, दैट शुड बी अंडर, जो भी कुकिंग हो रही है मीट की, दैट शुड बी अंडर हाइजीनिक एंड गुड कंडीशन। मतलब अगर एनिमल बीमार है, इल है, तो वहां पर आप क्या करो, उसको हाइजीनिक कंडीशन में, ऐसा ना हो कि बीमार वाले को ही आप प्रोसेस कर दो फूड और कंज्यूमर को दे दो। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे जितने भी आपके अंडर सैनिटेशन कंडीशन सब कुछ मीट कुक होना चाहिए। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। ये जनरली नाम से पता चल रहा है, इसमें किसकी सेफ्टी होती है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की। ये जनरली आया था 1992 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी मिल्क की सप्लाई हो रही है वो सप्लाई कैसे हो कि सप्लाई में कोई किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, जो भी मिल्क आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या हो, अंडर गुड हाइजीनिक कंडीशन, ताकि वो कंजप्शन के लिए सेफ हो। तो ये सभी क्या है आपके कुछ इसमें एक्ट्स थे जिनको हम बोलते हैं ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट जो एक्ट आया था इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मिल एंड एडिबल फ्लोर विच केम इन 1967। इसमें जितने भी वेजिटेबल ऑयल इंक्लूड होते हैं, फ्लावर इंक्लूड होते हैं, जितने भी आपके डी ऑयल्ड केक है, डी ऑयल्ड मील है, जितने भी आपके एडिबल फ्लावर हो गया, डी ऑयल्ड मिल हो गया, जिसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो दैट शुड बी अंडर अगेन हाइजीनिक कंडीशन एंड इन गुड फूड सेफ्टी कंडीशन। तो इसमें जितने भी आपके ऑयल्स इंक्लूड हो रहे हैं, फैट इंक्लूड हो रहा है, तो इसको क्या करता है, दिस ऑर्डर इज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर टू इंश्योर दैट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल आर नॉट रीच टू द कंज्यूमर फॉर कंजप्शन बिफोर दे आर क्वालिटी टेस्टेड। जब भी हम फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, उसमें क्या है, वो जो ऑयल निकल कर आ रहा है वो जब तक टेस्ट नहीं किया जाता तब तक कहीं भी कंज्यूमर को नहीं बेचा जाता। तो ये वाला एक्ट क्या इंश्योर करता है, जितने भी आपके ऑयल फूड है उनको क्या हो, दैट शुड बी कुक्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशन फॉर टू इंश्योर द फूड सेफ्टी। तो ये है कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आपके पास जनरली BIS आता है एंड ISI आता है। पहले BIS था, अब जनरली आपको ISI मार्क्स काफ़ी सारी चीज़ों देखने को मिलते हैं। जैसे जब आप वाटर लेते हो, ड्रिंकिंग वाटर, उस पर जनरली ISI का मार्क देखने को मिलता है। तो ISI ने BIS को रिप्लेस कर दिया। BIS इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या है, इसमें सेकंड आता है एगमार्क स्टैंडर्ड्स। ये जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये जनरली किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये वाला एगमार्क का वहाँ पर मार्क होता है। तो जनरली ये होते हैं वॉलेंट्री, ठीक है, क्योंकि ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो है एगमार्क, जो कि एगमार्क आया था 1937 में, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर फूड हैं उनको क्या हुआ, जितनी भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज है वो सब उसमें सब आपका प्रैक्टिसेस जो फॉलो करते हैं टू इंश्योर द अगेन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो जनरली इस एगमार्क में सारी एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज को इंक्लूड किया जाता है। जैसे आप कोई भी एग्रीकल्चर फूड ले रहे हो, जैसे सीरियल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, सीड्स हो गए, क्रीमी ये लिग्यूम्स, एग्स, इन सब में जनरली एगमार्क का जो साइन है वो देखने को मिलता है। एगमार्क का मार्क उस प्रोडक्ट पे बना होता है। इसका मतलब क्या है, अगर एगमार्क का वो प्रोडक्ट है तो दैट इज वो क्वालिटी, उसके जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो सारे टेस्ट करे हुए हैं एंड इट इज सेफ टू कंज्यूम। सो यहाँ पर जो था ऑब्जेक्टिव है एगमार्क के, वो क्या है, टू एंश्योर द कंज्यूमर अ प्रोडक्ट ऑफ प्री टेस्टेड क्वालिटी एंड प्योरिटी। जो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सारे टेस्टेड आए और उनकी प्योरिटी हो, अच्छा रिजल्ट दे। अगर जो भी आपके पास अडल्ट्रेशन हो रहा है उसको एलिमिनेट करें, क्योंकि जब भी हम फूड टेस्टिंग करते हैं तो जनरली उसमें अडल्ट्रेशन का भी पता लग जाता है कि फूड कितना अडल्ट्रेटेड है। तो ये सारे आपके फंक्शंस थे एगमार्क के, जिसमें सारे पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट जो था वो था ISI या फिर BIS स्टैंडर्ड। तो पहले BIS था, उसके बाद ISI
ने इसको रिप्लेस कर दिया। जनरली ये भी वॉलेंट्री होता है, क्योंकि ये भी आप, ये कंपलसरी नहीं है, दिस इज वॉलेंट्री। तो मेन पर्पस क्या है, जो भी कंज्यूमर की हेल्थ है वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। जनरली इस, ये आपको जो ISI का मार्क है वो किस में देखने को मिलता है, स्पाइसेस में, फ्रूट प्रोडक्ट में, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, एनिमल प्रोडक्ट, जनरली इन सब में आपको BIS या फिर ISI का मार्क दिखता है। जनरली इसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर में भी जो बॉटल्स आती हैं उसमें भी ISI का मार्क होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वहाँ पे आपका मार्क प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि फूड जो है, जो आपका वाटर है ड्रिंकिंग के लिए, वो क्या है, सेफ है, और वो कोई भी इनलेस कॉज नहीं कर सकता आपकी बॉडी में। तो दिस इज ऑल अबाउट ISI सर्टिफिकेशन, और ये सारे थे आपके फूड एक्ट, जिनके बारे में क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स, इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस दी हुई है, जो कि एक फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फॉलो करी जाती है। उसके बाद फूड को टेस्ट किया जाता है, फूड को टेस्ट करने के बाद उन पे ये सारे सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में वो प्रोडक्ट आता है विच इज सेफ फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये सारे एक्ट बनाए गए, स्टैंडर्ड्स के लिए ये सारे एक्ट बनाए गए, ताकि जो फूड है वो सेफ रहे एंड इट इज फिट फॉर द human consumption. So this is all about the food laws and food acts. Thank you so much and take care.